Good morning dear students, welcome in my physics class. We are study the chapter name is the laws of motion, and previous video you watched about the first law of motion. What is the first law of motion? The first law of motion is the when the net force apply on a body is zero, then body always travel is the constant velocity, then body velocity always constant. But today we are going to discuss about the second law of motion. Today we are going to discuss second law of motion. First we study about the momentum. What is momentum? Momentum, the rate momentum is denoted by P. The product of the mass and velocity is called the momentum. The product of mass and velocity is called the momentum. जिस चैप्टर में हम लोग स्टडी कर रहे हैं वह चैप्टर न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन है। पिछले वीडियो में आपने न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के बारे में फर्स्ट लॉ देखा था। फर्स्ट लॉ में हमने आपको बताया था कि यदि किसी बॉडी पे अप्लाई होने वाला नेट फोर्स जीरो हो तो वह बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करती है। और अब जो आज का टॉपिक होगा वह टॉपिक होगा सेकेंड लॉज ऑफ मोशन। अब सेकेंड लॉज ऑफ मोशन पढ़ने से पहले एक न्यू टॉपिक है जिसको आपको जानना है, लीनियर मोमेंटम। व्हाट इज द लीनियर मोमेंटम? लीनियर मोमेंटम क्या है? लीनियर मोमेंटम द प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड वेलोसिटी। Mass and velocity product is called the linear momentum, and linear momentum is the vector quantity, so we can write vector P m vector V. This is the linear momentum. The unit of the linear momentum is the kg meter per second, and dimension formula of the linear momentum is mLt minus 1. Okay. आपको मैंने पीछे वीडियो में भी यह बता दिया है कि क्या होता है मोमेंटम। मोमेंटम जो होता है मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट है। लीनियर मोमेंटम जो होता है मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है। और अब इसी से रिलेटेड यहाँ पे सेकेंड लॉ हमको स्टडी करना है। सेकेंड लॉ क्या है? और सेकेंड लॉ सिंपल में तो आप जानते हो कि F इज इक्वल टू m इंटू ए, बट यह फॉर्मूला तब अप्लीकेबल है जब मास कांस्टेंट होगा। मास चेंज भी हो सकता है। बॉडी अगर मोशन में आएगी कि बॉडी का मास चेंज होता है, ये श्योर है। आप जान लो जब भी कोई बॉडी मोशन में होती है, जब भी बॉडी मोशन में होगी तो उसका मास चेंज होगा। इसका हमें एक्सपीरियंस नहीं होता। क्यों? इसका क्या रीज़न है कि मास चेंज इसका एक्सपीरियंस कब होगा? जब बॉडी जो मूव कर रही है उसकी वेलोसिटी लाइट के वेलोसिटी के इक्वल हो जाए या लगभग इसके बराबर आ जाए। जैसे 10 पावर 5 की बात कर दें, 10 पावर 6 मीटर पर सेकेंड से बात कर दें, 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड की बात कर दें। अगर इतनी वेलोसिटी से बॉडी जा रही हो, इस वेलोसिटी से बॉडी कोई मूव करती हो, तो उस कंडीशन में मास चेंज होता है। मीन्स जो एक्चुअल मास होता है, एक फार्मूला होता है, एक्चुअल मास m इज इक्वल टू इनिशियल मास m नॉट अंडर रूट 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। यह फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले से आप देख रहे हैं कि मास जो एक्चुअल मास होता है वह चेंज होता है। जो बॉडी का एक्चुअल मास है, बॉडी जब मूव करने लगती है, जब बॉडी चलने लगती है तो उसके मास पे भी इफेक्ट पड़ता है। यह अलग बात है कि बॉडी स्लो चल रही है। 11th क्लास में हम जो भी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे कांस्टेंट मास सपोज करके करते हैं,
क्योंकि यहाँ बॉडी की स्पीड जो होती है कम होती है, तो उसका एक्सपीरियंस हमें नहीं होता कि बॉडी का मास चेंज हो रहा है। अब जैसे 12th में जाइए तो वहाँ इलेक्ट्रॉन चलेगा, छोटी छोटी पार्टिकल्स मूव करेंगे, तो जहाँ पे छोटे छोटे पार्टिकल्स मूव करते हैं मतलब वेलोसिटी ज़्यादा होगी। छोटे पार्टिकल्स तो यहाँ भी मूव करते हैं, जिसकी वेलोसिटी ज़्यादा होती है, अप्रॉक्स लाइट की वेलोसिटी की इक्वल होती है, वहाँ पे हमें इस चीज़ का एक्सपीरियंस होने लगता है कि बॉडी का मास भी चेंज होता है। तो मैं इसीलिए कहा कि यहाँ पे यह फोर्स का फार्मूला तब एप्लीकेबल होगा जब उस बॉडी का मास कांस्टेंट होगा, मतलब बॉडी का मास भी चेंज होता है जब बॉडी मूव करती है। वैसे सेकेंड लॉ जो बताया गया, सेकेंड लॉ को आप जानते हैं, द फोर्स इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड द फोर्स। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड द फोर्स। फोर्स जो होता है वह रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है। अच्छा सर, अगर ऐसा होता है तो यह फॉर्मूला आया कहाँ से, इसको भी देखते हैं। एफ नेट टोटल फोर्स, वैसे एफ नेट ही होता है यह टोटल फोर्स, एफ नेट। एफ नेट इज इक्वल टू डी डी टी इंटू पी की वैल्यू क्या होती है। अच्छा, यह जो है जब वेरी करता है, टाइम के साथ चेंज होता है, आप इसको डेल्टा लिख सकते हैं, डेल्टा पी, डेल्टा पी अपॉन टी। चेंज इन मोमेंटम, change in momentum, the rate of change of momentum is called the force. So we can write, suppose two bodies which velocity is the v1 and other body, same body which velocity is after some time v2 and mass m and m, then the momentum change, then we find, तब हमें क्या मिलेगा सर, अगर इसका मोमेंटम हम चेंज करने लगे, अगर बॉडी का मोमेंटम चेंज हो रहा है तो मास कांस्टेंट है, तो फाइनल मास, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम अपॉन टाइम। फाइनल मोमेंटम क्या होगा, मास इनटू वेलोसिटी फाइनल v2 माइनस m इंटू v1 अपॉन t। So we find F is equal to, m is common, v2 minus v1 upon t, and v2 minus v1 is called the change in velocity upon time, and rate of change of velocity is called the acceleration. So we can write F is equal to m into a। यह फार्मूला आपको मिल जाता है। यह फार्मूला समझ में आ गया। मैंने बताया सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ जो है यही रियल लॉ है इनका। इससे हम फर्स्ट लॉ को भी बता सकते हैं, थर्ड लॉ भी प्रूव कर सकते हैं। यही बेस है सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ क्या है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड द फोर्स। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड द फोर्स। और फॉर्मूला मिल गया, F इज इक्वल टू m इंटू ए। F इज इक्वल टू m इंटू ए, मास इंटू एक्सीलरेशन। यूनिट क्या होगा फोर्स का, अगर इस फोर्स की हमें यूनिट बतानी हो, इस फोर्स का अगर मुझे यूनिट बताना हो तो हम यूनिट कैसे लिखते हैं, F इज इक्वल टू यूनिट ऑफ मास इज kg एंड यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर विच इज कॉल्ड द न्यूटन, 1 न्यूटन। इसका एसआई यूनिट, फोर्स का जो एसआई यूनिट है वह है न्यूटन, और जो सीजीएस में इसकी यूनिट होगी, सीजीएस सिस्टम में वो होगी डाइन। डाइन, ठीक है, डाइन इसका सीजीएस की यूनिट है जिसे हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल डी। अच्छा, ग्रेविटेशनल यूनिट क्या होती है फोर्स की, ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स, ग्रेविटेशनल यूनिट होता है किलोग्राम वेट, जो 9.8 न्यूटन के इक्वल होता है। ओके, तो मैंने आपको बता दिया कि जो सेकेंड लॉ है, सेकेंड लॉ जो है वह रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड द फोर्स, और उससे हमने एक फॉर्मूला मिला हमें, F इज इक्वल टू m इंटू ए। ठीक, अच्छा सर,
अगर मान लो यहाँ पे मास भी चेंज हो जाता, वेलोसिटी भी चेंज होती, तो इसी के लिए मैं इस फॉर्मूले को इस फॉर्म में भी लिख सकता हूँ dp अपॉन dt, dp अपॉन dt। अगर मास भी वेरी करता, वेलोसिटी भी वेरी करती, मास भी चेंज होता, वेलोसिटी भी चेंज होता, तो इस फॉर्मूले का आप यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे p की वैल्यू होती है m इंटू v, इस वैल्यू को इस प्लेस पे सब्स्टिट्यूट करते हैं तो f इज इक्वल टू डी डी टी इंटू एम इंटू वी। अब यहाँ दो फंक्शन आ गया, फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन, और दोनों वेरी करता है, दोनों वेरी करता है, तो दोनों को डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहाँ जो डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला यूज करेंगे, हमने पढ़ा रखा है पीछे वीडियो मैथमेटिकल टूल्स में, दो फंक्शन के प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन होता है ddx ऑफ टू फंक्शन, ddx ऑफ टू फंक्शन fx इंटू gx इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन ddx ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू ddx ऑफ फर्स्ट फंक्शन। यह होता है आपका, यह फॉर्मूला आपने पीछे पढ़ा है। उसी फॉर्मूले का मैं यहाँ यूज करता हूँ, f इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन m ddx सेकेंड फंक्शन dv अपॉन dt प्लस सेकेंड फंक्शन भी एंड ddx ऑफ फर्स्ट फंक्शन dm अपॉन dt। यह फॉर्मूला हर जगह वैलिड है। अगर मास कांस्टेंट होता तो डिफरेंशिएशन जीरो होता, यह नहीं होता तब फॉर्मूला m इंटू dv अपॉन dt होता, और dv अपॉन dt मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मीन्स एक्सीलरेशन, m इंटू a हो जाता। यह फॉर्मूला फिर मिल गया। अगर मास कांस्टेंट है तो यह जीरो, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है, तो यह जीरो हो जाता, तब फोर्स m इंटू a आ जाता। यदि मास वेरी करता है, मास चेंज होता है, तो इस फॉर्मूले का यूज हम करते हैं। तो यह था सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। जो सेकेंड लॉ है वह आपको मैंने बताया। तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से रिलेटेड हम कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं। हमने अभी आपको सेकेंड लॉ ऑफ मोशन जो बताया है, जो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन आपने पढ़ा है कि F इज इक्वल टू डी पी अपॉन डी टी, या आपने पढ़ा होगा F इज इक्वल टू m इंटू ए, और F इज इक्वल टू डेल्टा P अपॉन टी। इसका यूज़ कुछ न्यूमेरिकल्स में मैं करके दिखाता हूँ। कुछ उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हम देखते हैं। एक न्यूमेरिकल है मास ऑफ ए बुलेट m इतना, स्पीड इतना, इंटर्स ए हैवी वुडन। मास ऑफ बुलेट, एक बुलेट है जिसका मास दे रखा है, मास जितना है उसका 0.4 kg। यह एक वुडन ब्लॉक में जाके हीट करती है और इसमें इंटर करके रुक जाती है। एक बुलेट है जिसका मास इतना दिया था, और इस बुलेट की जो स्पीड दिया था वह था, बुलेट की स्पीड 90 मीटर पर सेकेंड। एक वुडन ब्लॉक में इंटर करके 60 सेंटीमीटर बाद वह क्या होती है, रुक जाती है। इस ब्लॉक को जाके इसने हिट किया बुलेट ने, और 60 सेंटीमीटर जाके स्टॉप हो जाती है, तो फाइनल वेलोसिटी 0 एंड s इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। 60 सेंटीमीटर। व्हाट इज द रेजिस्टिव फोर्स? तो इस वुडन ब्लॉक ने इस पर कितना रेजिस्टिव फोर्स अप्लाई किया। क्वेश्चन था, बुलेट का मास इतना है, वह इस वेलोसिटी से जाके एक वुडन ब्लॉक को हिट करती है, उससे टकराती है, और 60 सेंटीमीटर आफ्टर वह क्या होती है, स्टॉप हो जाती है, रुक जाती है। तो कितना रेजिस्टिव फोर्स इस वुडन ब्लॉक ने इस बुलेट पे किया, मीन्स कितना फोर्स अप्लाई हुआ। तो हमें पता है फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। हमें जो पता है वह मास इनटू एक्सीलरेशन पता है फॉर्मूला। इस पूरे प्रोसेस में मास तो हमें मालूम है, एक्सीलरेशन नहीं पता है। तो फर्स्ट टाइम आप क्या फाइंड करोगे, एक्सीलरेशन फाइंड करोगे। हम एक्सीलरेशन कैसे फाइंड कर सकते हैं? हाँ, और बाकी की चीज़ें एमकेएस सिस्टम की है या सीजीएस में है, तो इसको भी कन्वर्ट करते हैं एमकेएस में, 100 से डिवाइड करते हैं, 0.6 मीटर हो गया। वी यू एस पता है, ए चाहिए। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2a। माइनस इसलिए अप्लाई किया
कि फाइनल वेलोसिटी उस पर रेजिस्टिव फोर्स बुलेट पे अप्लाई होता है, मीन्स रिटार्डेशन बुलेट में आता है, इसलिए मैंने माइनस साइन अप्लाई कर दिया। v स्क्वायर 0, u स्क्वायर 90 स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू एस पता है आपको 0.6। सॉल्व करते हैं, 90 इंटू 90 इज इक्वल टू 1.2a, या एक्सीलरेशन a इज इक्वल टू 19 इंटू 90 अपॉन 1.2। डेसिमल को यहाँ से हटाइएगा सर, तो 10 से नीचे ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, ऊपर हो गया 90 इंटू 90 इंटू 10 अपॉन 1.2 मीन्स 12। अब डिवाइड करता हूँ, 3 4 जा 12, 3 3 जा 30 आ गया, फिर 2 से 2 2 जा 4, 2 15 जा 2 5 जा, मल्टीप्लाई करिएगा सर तो एक्सीलरेशन मिलेगा आपको 15 5 जा 75 इंटू 90, मल्टीप्लाई करते हैं तो 0, 9 5 जा 45 कैरी 4, 9 7 जा 63, 63 प्लस 4 67 मीटर पर सेकेंड एक्सीलरेशन आया। एक्सीलरेशन जो मिला आपको वह मिल गया 67 50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपको एक्सीलरेशन तो फाइंड नहीं करना था, आपको फाइंड करना है फोर्स। तो फोर्स का फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू m इंटू ए। मास आपको पता है 0.4 इंटू एक्सीलरेशन 67 50, आंसर आएगा न्यूटन में, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यह क्वेश्चन आपको आया होगा न्यूमेरिकल्स, इस फार्मूले पे बेस्ड था, जिसको मैंने बताया कि बुलेट का मास दे रखा था, बुलेट जाके किसी वुडन ब्लॉक को हिट किया और उसमें 60 सेंटीमीटर जाके इंटर करके वह स्टॉप हो जाती है, जबकि जिस समय बुलेट चली थी उस समय बुलेट की स्पीड जो थी वह 90 मीटर थी। तो वुडन ब्लॉक ने उस बुलेट पे कितना रेजिस्टिव फोर्स अप्लाई किया, आपने कहा F इज इक्वल टू m इंटू ए। आइए सर हम कुछ दूसरा न्यूमेरिकल्स देखते हैं। मैंने फोर्स पढ़ाते समय आपको बताया होगा कि फोर्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में, जो सेकेंड लॉ आपने पढ़ा था, अगर किसी ब्लॉक पे यह फोर्स इंक्लाइंड सरफेस पे अप्लाई होता, इंक्लाइंड प्लेन पे रखता, तो कितना हो जाता। जैसे यह एक वुडन ब्लॉक है और इस पे मैंने फोर्स अप्लाई किया हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री पर। इस कंडीशन में जैसे दिया है ए फोर्स इज 72 ए फोर्स इज 72 का फोर्स है, इंक्लाइन टू द हॉरिजॉन्टल एट द एंगल 60 डिग्री, जो हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री पे इंक्लाइंड है। 72 न्यूटन का फोर्स हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री के एंगल पे इंक्लाइंड है। क्वेश्चन में पूछ लिया है आपसे कि फाइंड द एक्सीलरेशन इन द मास ऑफ, मास इस ब्लॉक का दिया है, मास m इज इक्वल टू 9 ग्राम विच मूव्स इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। एक्सीलरेशन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन हमें चाहिए, क्वेश्चन मार्क। इसका मतलब अगर इंक्लाइंड पे फोर्स अप्लाई होता है, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, और फोर्स के कितने कंपोनेंट्स होंगे, 2 कंपोनेंट्स होंगे। कंपोनेंट्स मैंने वेक्टर में बताया है, तो कंपोनेंट्स इसके कितने होंगे, 2 होंगे। एक तो थीटा से सटा हुआ साइड है, इसे हॉरिजॉन्टल कहते हैं, हमने पीछे भी बताया, कई बार डिस्कस हुआ इसका। और एक थीटा के फ्रंट पे आता है यह, जो इसके पैरेलल होता है, यह वर्टिकल होता है। कैसे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मैंने डिसाइड किया, यह देखिएगा। हमें हॉरिजॉन्टल का एक्सीलरेशन चाहिए तो हॉरिजॉन्टल की फोर्स चाहिए, हॉरिजॉन्टल का एक्सीलरेशन मीन्स हॉरिजॉन्टल का फोर्स। तो पहले हॉरिजॉन्टल पे फोर्स कितना होगा, हॉरिजॉन्टल पे फोर्स हमें Fx फाइंड करना है। Fx हॉरिजॉन्टल का फोर्स मीन्स Fx, थीटा के लिए यह साइड बेस है, बेस अपॉन हाइपोटेनस 72 इज इक्वल टू cos 60 डिग्री, बेस अपॉन हाइपोटेनस इज इक्वल टू cos 60। Fx इज इक्वल टू 72 इंटू cos 60 डिग्री। 72 इंटू cos 60 की वैल्यू 1/2,
36 न्यूटन, 36 डाइन हॉरिजेंटल में फोर्स आ गया। अब हमें हॉरिजेंटल का एक्सीलरेशन चाहिए, तो हॉरिजेंटल फोर्स Fx इज इक्वल टू m इंटू हॉरिजेंटल एक्सीलरेशन। हॉरिजेंटल फोर्स आपको पता है 36 डाइन इज इक्वल टू मास 9 इंटू ए एक्स, हॉरिजेंटल एक्सीलरेशन आपको पता होगा। ए एक्स इज इक्वल टू 36 अपॉन 9, 9 4 जा 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर उसका हॉरिजेंटल में एक्सीलरेशन होगा, जो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन था एक वुडन ब्लॉक पे 72 न्यूटन का फोर्स अप्लाई होता है, जो हॉरिजेंटल से 60 डिग्री पे अप्लाई हो रहा है। कह रहा है कि हॉरिजेंटल में इस वुडन ब्लॉक का एक्सीलरेशन कितना है, कितना इसमें एक्सीलरेशन आएगा हॉरिजेंटल का। तो हमें हॉरिजेंटल एक्सीलरेशन फाइंड करना है, तो हॉरिजेंटल फोर्स चाहिए। तो इसके फोर्स के दो कंपोनेंट्स होंगे, एक हॉरिजेंटल और एक वर्टिकल। हॉरिजेंटल होता है एफ कॉस थीटा, वर्टिकल होता है एफ साइन थीटा। तो मैंने हॉरिजेंटल कंपोनेंट्स यहाँ पे दिखा दिया और उससे फाइंड किया, तो हमारा जो एक्सीलरेशन मिला वह मिल गया 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यह कंपोनेंट से रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल्स थे वह मैंने आपको बताया। अच्छा, एक अदर टाइप का न्यूमेरिकल जब मैंने कहा था कि इंस्टेंटेनियस तुरंत के लिए जब फोर्स फाइंड करना हो कहीं, तो उससे एक रिलेटेड न्यूमेरिकल्स देखते हैं। ए बॉडी ऑफ मास m, a body of mass m moves along x-axis such that its position at any instance x is equal to a t power 4 minus b t cube plus c t, and mass of body is equal to m. तो what is the force? फोर्स क्या होगा? t टाइम में x डायरेक्शन में बॉडी जा रही थी, मास m था। एक बॉडी जिसका मास m है मूव कर रही x डायरेक्शन में, और वह कितना डिस्प्लेसमेंट उसमें आता है? t टाइम में इतना डिस्प्लेसमेंट आता है। तो डिस्प्लेसमेंट t टाइम का अगर दिया हो तो हम कैसे उसका फोर्स कितना उस पर अप्लाई हो रहा है पता होगा। तो हम सबसे पहले इसका एक्सीलरेशन फाइंड कर लें, क्योंकि हमें फोर्स का फार्मूला पता है m इंटू ए होता है, m इंटू ए। बट मुझे यहाँ पे एक्सीलरेशन नहीं पता है, डिस्प्लेसमेंट पता है। तो डिस्प्लेसमेंट पता है तो मैं पीछे मोशन इन स्ट्रेट लाइन में कई बार वेलोसिटी और एक्सीलरेशन फाइंड करके आपको दिखाया। इसको एक बार t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, डिस्प्लेसमेंट है तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम ही वेलोसिटी होती है। तो एक बार t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए, वेलोसिटी आ जाएगी, जिसे आप वेलोसिटी v कहते हैं। कितना होगा डिफरेंशिएशन? 4a_t⁵। फॉर्मूला यूज किया, a कोफिशिएंट था मैंने बाहर किया, t पावर 4 का डिफरेंशिएशन होता है nx(n-1). ये तो पता है ना फॉर्मूला, डिफरेंशिएशन करने आता होगा, पीछे कई बार बताया जा चुका है न्यूमेरिकल्स। मैंने कहा कि जिसको नहीं डिफरेंशिएशन आता है, मैं बार बार कहता हूं कि जाके मैथमेटिकल्स टूल्स वीडियो 2 सेकेंड वीडियो मैथमेटिकल्स टूल का आप देख लीजिए, डिफरेंशिएशन पढ़ लीजिए। मैं करूँगा पर डायरेक्ट इसमें मैंने फॉर्मूला यूज़ किया है x पावर n का, डिफरेंशिएशन ऑफ x पावर n, डिफरेंशिएशन डी डी एक्स, x पावर n इज इक्वल टू n(x(n-1). उसी तरह मैंने किया कि n एक कांस्टेंट था, बाहर किया मैंने, n मीन्स 4, t पावर 4 - 1 मीन्स 3 माइनस, यहाँ पे b कांस्टेंट है, b को बाहर किया, t पावर 3 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 3t² आएगा प्लस c आएगा। यह वेलोसिटी मिल गया। एक बार और डिफरेंशिएट कर दीजिए इसको, d2x/dt2 डबल डिफरेंशिएशन, तो यह एक्सीलरेशन बन जाता है। एक्सीलरेशन आएगा 12at² - 6bt, यह आपका एक्सीलरेशन आ गया। अगर एक्सीलरेशन पता है, मास पता है, तो फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सीलरेशन। मास इज m and acceleration is the 12at² - 6bt. This is your answer in the x direction force. x डायरेक्शन का फोर्स यह होगा। ओके, तो हमारा जो
फोर्स सेकेंड लॉ था, सेकेंड लॉ से रिलेटेड क्वेश्चंस यह बनते हैं जो आपको मैंने बताया। इसमें एनसीईआरटी एग्जाम्पल एक था, बाकी क्वेश्चन थे। अब देखिए आगे कैसे इम्पल्सिव फोर्स क्या होता है। इम्पल्सिव फोर्स क्या है? इम्पल्स क्या होता है? व्हेन ए लार्ज फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी वेरी शॉर्ट टाइम, जब बहुत बड़ा फोर्स शॉर्ट टाइम के लिए किसी बॉडी पे अप्लाई हो जाए, इम्पल्स होता है। इम्पैक्ट फोर्स, इम्पल्स फोर्स मीन्स इम्पैक्ट फोर्स, ठीक है। मैंने कहा कि जब बड़ा फोर्स, ज़्यादा फोर्स शॉर्ट टाइम के लिए अप्लाई होता है तो इम्पल्स कहलाता है। जैसे आप क्रिकेट खेलते हैं तो बॉल और मोमेंटम में ज़्यादा चेंजिंग होती है, तो मैंने कहा बॉल और बैट्स के आपका टच बहुत कम टाइम के लिए होता है, लेकिन बॉल बाउंड्री लाइन पे जाती है, मीन्स फोर्स ज़्यादा अप्लाई होता है बहुत कम टाइम में, तो इसे इम्पल्स कहते हैं। अब जो इम्पल्स होता है उसमें आप जानते हैं फॉर्मूला, इम्पल्स को आई से रिप्रेजेंट करते हैं। इम्पल्स आई इज इक्वल टू फोर्स अप्लाई वेरी शॉर्ट टाइम, ऐसा फोर्स जो बहुत कम टाइम के लिए बॉडी पे अप्लाई होता है, इसे आई से रिप्रेजेंट करते हैं। इम्पल्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, मीन्स जिस डायरेक्शन में फोर्स है उसी डायरेक्शन, वही डायरेक्शन इम्पल्स की होगी। जैसे अगर ग्राफ से समझें तो सडनली अगर इस पे टाइम दिखा दें, इम्पल्स दिखा दें, तो यह जो ग्राफ बन रहा है सडनली जो यहाँ पे फोर्स अप्लाई हुआ कि अचानक बहुत ज़्यादा चेंजिंग हो जाती है, तो यह इम्पल्सिव फोर्स होता है। तो इम्पल्सिव फोर्स क्या कहेंगे? दैट टाइप फोर्स व्हेन ए लार्ज फोर्स अप्लाई वेरी शॉर्ट टाइम, बहुत कम समय में जब लार्ज फोर्स अप्लाई हो जाता है तो यह क्या होता है? इम्पल्सिव फोर्स होता है, आई होता है। यूनिट होगा न्यूटन सेकेंड, इसका यूनिट है न्यूटन सेकेंड। डायमेंशन फॉर्मूला mL_t-2 इंटू टी मीन्स mL_t-1। यह था आपका इम्पल्स। इम्पल्स आई इज इक्वल टू वेक्टर एफ, मीन्स आई इज इक्वल टू एफ इंटू डी टी। बट यू नो दैट फ्रॉम द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। Rate of change of momentum is called the force. So dt cancel. Impulse is equal to change in momentum. Change in momentum is called the impulse. जो मोमेंटम की चेंजिंग होती है वही इम्पल्स है। मोमेंटम की चेंजिंग ही क्या होता है? इम्पल्स होता है। चेंज इन मोमेंटम इज कॉल्ड द इम्पल्स। जो मोमेंटम का चेंज है वही क्या है? आपका इम्पल्स है। और इम्पल्स एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसको मैंने वेक्टर फॉर्म में यहाँ दिखाया। ओके, तो आपका इम्पल्स हो गया। इम्पल्स I इज इक्वल टू एफ इंटू डी टी, और यहाँ पे मैंने दिखाया एफ सेकेंड लॉ से dp अपॉन dt कैंसिल, इम्पल्स इज इक्वल टू dt। तो यह आपने सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ा। थर्ड लॉ ऑफ मोशन पे आते हैं। थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है? मोशन का थर्ड लॉ क्या है? न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। एक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू रिएक्शन बट अपोजिट डायरेक्शन। एक्शन के बराबर रिएक्शन होता है और अपोजिट डायरेक्शन में होता है। ऐसा आपने पढ़ा है कि जो थर्ड लॉ है वह एक्शन के बराबर रिएक्शन होता है उसमें। लेकिन यह याद रहे, थर्ड लॉ क्या यह भी थर्ड लॉ है? देखिए सर, एक्शन के इक्वल रिएक्शन। अगर इसका यह BD बनाए तो इसका वेट mg नीचे और इसका नॉर्मल रिएक्शन n ऊपर, तो यहाँ भी तो नॉर्मल रिएक्शन और mg इक्वल है और डायरेक्शन अपोजिट है।
तो क्या यहाँ भी एक्शन रिएक्शन लॉ अप्लाई हो रहा है? नहीं हो रहा है। एक्शन रिएक्शन लॉ दो डिफरेंट बॉडीज पे अप्लाई होता है। एक्शन रिएक्शन लॉ दो डिफरेंट टाइप की बॉडीज पे अप्लाई होगा। एक्शन के इक्वल रिएक्शन होता है, अपोजिट डायरेक्शन होता है, लेकिन बॉडी कैसी होनी चाहिए? बॉडी जो होगी वह डिफरेंट बॉडी होती है, ठीक। और यह हमेशा मैंने बताया कि एक्शन रिएक्शन लॉ क्या, एक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू रिएक्शन बट अपोजिट डायरेक्शन। लेकिन यहाँ पे मैंने कहा कि यह अपोजिट डायरेक्शन भी है और एक्शन के बराबर रिएक्शन भी है, लेकिन यह थर्ड लॉ नहीं यहाँ पे यूज़ हो सकता। क्यों इसको थर्ड लॉ नहीं यूज़ करते? क्योंकि थर्ड लॉ यूज़ करने के लिए एक अच्छी प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है कि यह दो डिफरेंट बॉडीज़ पे थर्ड लॉ अप्लाई होता है। बॉडी डिफरेंट टाइप की होनी चाहिए। एक्शन रिएक्शन लॉ दो डिफरेंट बॉडीज़ पे अप्लाई होता है, ठीक। तो एक्शन रिएक्शन लॉ जो टॉपिक आपकी रही, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन था कि फोर्स इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, और उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स हमने किया। फिर हमने आपको इम्पल्स बताया जो वेरी शॉर्ट टाइम के लिए फोर्स अप्लाई होता है, लार्ज फोर्स वेरी शॉर्ट टाइम के लिए अप्लाई होता है, या हम यह भी कह सकते हैं कि इम्पल्स इज इक्वल टू द चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम की चेंजिंग ही इम्पल्स कहलाती है, यह भी कह सकते हैं। और हमने लास्ट टॉपिक बताया थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स का थर्ड लॉ। अब जो आगे की टॉपिक होगी, हमें हार्स कॉर्ड प्रॉब्लम आएगा न्यूमेरिकल्स में, तो कैसे सॉल्व करते हैं। अगर लिफ्ट है, लिफ्ट नीचे आती है या ऊपर जाती है, तो न्यूमेरिकल्स को कैसे सॉल्व करना है। और इसके बाद कुछ प्रॉब्लम्स पुली से रिलेटेड आएंगे, उसको सॉल्व करना है। तो यह सारी चीज़ें हम अगले वीडियो में देखते हैं। धन्यवाद।